गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सबने दीपावली को खूब एंजॉय किया होगा, खूब सारा धूम धड़ाका मचाया होगा, धुआं धुआं कर दिया होगा, लेकिन साथ में सेफ्टी पर्पस को भी ध्यान में रखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक है। तो किसी तरह की कोई लापरवाही हमें नहीं करनी है, ठीक है। एंजॉय तो करना है लेकिन चूकना नहीं है। क्लियर है? तो आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को। कहां से? चैप्टर 3 से। और आपको पता है कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर 3 की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, ढेर सारे फॉर्मूले हैं और इन सबको मेमोराइज करना एक बार में पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनके न्यूमेरिकल्स को हम ज़रूर टच करें, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी से हमारे तक पहुँच जाए। क्या बात समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ त्यौहार बचे हुए हैं, आपको पता है और मुझे भी पता है। लेकिन त्यौहार भी मनाएंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि आगे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक्चुअल दिवाली उस दिन होने वाली है जिस दिन आपका रिजल्ट कार्ड आपके सामने होगा। गेट इट? तो शुरू करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल की जर्नी को। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए और पहला टर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इस बात को ध्यान में रखा कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फॉर्मूले, इसलिए हम सबसे पहले फॉर्मूले को देखने वाले हैं। तो ढेर सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे लाके रख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने सब कुछ इकट्ठा करके यहाँ पे दे दिया है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। करंट है, करंट डेंसिटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ले लिया सबने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ आर के साथ है, रेजिस्टिविटी के साथ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत मिलते हैं हमें। मोबिलिटी यहाँ पे दी है, डेफिनेशन तक पूछ ली जाती है इसकी पेपर में। इलेक्ट्रॉन होल्स के लिए, करंट मोबिलिटी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स के लिए हमने लिखी। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अभी और भी ज़्यादा है, तो पहले इन सबको कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ ज़रा देखो। ओके, अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। गुड। अभी लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आप जानते हो, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल। ठीक है, तो ये थोड़ी फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लोगे। फॉर्मूले मेमोराइज करने से फायदा क्या होता है कि हम जल्दी से शुरू कर देते हैं अपने काम को, जल्दी से कैलकुलेट कर डालते हैं। क्लियर हो गया? रजिस्टर्स, ये बेसिक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले, ईएमएफ हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो चीज़ें क्लियरली दिख रही हैं उनको देखो, बाकी हम ध्यान देते हैं। सीरीज के लिए हमने सेल को रखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा, पैरेलल में कैसे मैक्सिमम करंट तक आप पहुँचोगे। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ओके, तो देखो सेल्स हमने मिक्स ग्रुपिंग की हुई है, इसमें भी मैक्सिमम करंट आप इस तरह से पहुँच पाओगे। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर लिखी हुई है, इफिशिएंसी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने प्रॉपर तरीके से कवर किया ताकि आप कहीं से चूके ना, सारी चीज़ों को लिख लें अच्छे से। कॉमर्शियल यूनिट दे दी, जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट है आपके पास, पावर कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम पावर थ्योरम को भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, पावर मैक्सिमम स्क्वायर बाय 4R लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ओके, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे पास लॉन्ग या शॉर्ट में ज़रूर ही आ जाती हैं, मतलब ठीक है 3 नंबर या 5 नंबर तक में, तो उसमें हमारा किरचॉफ है फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, जिसे आप जंक्शन रूल बोलते हो, KCL किरचॉफ करंट लॉ है ना, समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 एट द जंक्शन पॉइंट। सेकंड लॉ लिखा हुआ है, या फिर लूप रूल KVL। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 फॉर अ क्लोज लूप, या फिर समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इंटू R लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन होते हैं। तो साइन कन्वेंशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए पाथ का टर्म होता है। तो देखो, अगर करंट की डायरेक्शन में मेरा पाथ है, ऐसी कंडीशन में I इंटू R का मल्टीप्लीकेशन हम नेगेटिव लेके जाते हैं। पाथ ने प्लस से माइनस जंप किया है, प्लस से माइनस जंप किया है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आ रहा है, दैट्स वाई EMF मेरा नेगेटिव होगा। यहीं पे देखो जरा, मेरा पाथ और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसी कंडीशन में I इंटू R का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया है, और यहाँ पाथ देखोगे माइनस से प्लस जा रहा है, लो से हाई वोल्टेज जा रहा है, दैट्स वाई हमने EMF को पॉजिटिव लिया। ठीक है, ये सारी बातें हम इन दोनों में से इसको सपोज करके चले कि समेशन ऑफ पोटेंशियल 0 होगा, तभी मैं ये लूंगा। अगर आप इसके थ्रू सॉल्यूशन करोगे तो यही जो कन्वेंशंस हैं वो जस्ट क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। क्या बात समझ गए? फिर वी टू स्टोन में आता है बैलेंस कंडीशन, P/Q इज इक्वल टू R/S का कंडीशन बनता है। मीटर ब्रिज में पहुंचेंगे तो मीटर ब्रिज आपको पता है कि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल्स हैं, 3 प्रैक्टिकल्स, और हमारे वो पेपर में पूछे आते हैं। तो P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू 100/100 - L, और इसमें क्या होता है? S अननोन का बिहेव करता है, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और रजिस्टिविटी भी कभी कभी निकालने के लिए आती है, स्पेशली हमारे जो कॉन्सेप्ट के टर्म है, हमारी जो टर्म्स होते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल करके दे रहे होते हैं, वहाँ पे भी ये पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, ये रजिस्टिविटी लिखी हुई है, पेपर में ये भी मिल जाता है, और इवन प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो आपको ये रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन है, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ेंगे।
हमारे पास सारे फॉर्मूले आ गए। जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, आप क्या करोगे, पेज पलटोगे, देखोगे बगल में लिखा हुआ है और हम करते चलेंगे। आगे हैं, शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सिंपल सा क्वेश्चन है पहला हमारा। हमें सबसे पहले इन्होंने ईएमएफ गिवन कर दिया है, दैट इज द 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन किया गया है 0.4 ओम। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट आई मैक्स, कैलकुलेट करना हमें। तो आई मैक्स के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला है, क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वैसे भी यहाँ भी चलेंगे तो EMF डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF कितना गिवन है हमें, 12 गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है, तो आंसर आपके पास आ गया 30 एम्पियर का। सिंपल पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम करंट क्या होगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है वही रजिस्टर करेगा, बाकी जो रिजल्ट आएगा दैट्स आवर मैक्सिमम। क्लियर हो गया, ओके। चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन में। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से। A battery of EMF 10 वोल्ट, a battery of EMF 10 वोल्ट, तो हमने सबसे पहले EMF लिखा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, तो हमने यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लिया, कितना गिवन है भाई, हमें 3 ओम गिवन है। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर से जिसे कनेक्ट किया गया है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.45, तो कितना करंट वहां से फ्लो हो रहा है भाई, 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, जिस रजिस्टर के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस मुझे निकाल के देना है, ठीक है। तो आइए करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अब नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है, तो भाई देखो इंटरनल तो लगा ही लगा है, साथ में उन्होंने बोला कि हमने एक एक्सटर्नल से भी कनेक्ट किया, एक रजिस्टर से कनेक्ट किया, तो उसको हम आर लेट कर लेते हैं। सिंपल हो गया। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.5 है, ईएमएफ हमने कितना लिया है 10, और आर की वैल्यू है 3 प्लस आर। चलें कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 3 हो गया 1.5 प्लस 0.5 इंटू आर, तो हो गया मेरे पास 0.5 आर इज इक्वल टू कितना हो गया 10। 1.5 को इधर भेजोगे आप तो रिजल्ट कितना बचेगा, 10 माइनस 1.5 दैट मीन्स 8.5, एंड आर इज इक्वल टू 8.5 अपॉन 0.5, 5 17 टाइम्स ऑफ 85, तो डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट में आना 17 ओम। सिंपल, दैट्स आवर रेजिस्टेंस, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ है। ओके, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो मुझे टर्मिनल वोल्टेज बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। टर्मिनल वोल्टेज जानते हैं, जब मैं EMF किसी बैटरी को अप्लाई करके देता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने मार्केट से कोई बैटरी खरीदी, तो जब तक मैंने उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया तब तक वो मेरे लिए EMF है। फॉर एग्जांपल आप 12 वोल्ट की कोई बैटरी लेके आए मार्केट से और अभी उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो अभी जो रिजल्ट है 12 वोल्ट का दैट इज द EMF। लेकिन जैसे इसको ले जाके आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रेजिस्ट करेगा। ऐसे में वो पूरा 12 वोल्ट बाहर नहीं आता, यानी कुछ बहुत कंज्यूम हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में, उसके बाद रिजल्ट बाकी बाहर मिलता है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ने तुम्हारा कंज्यूम कर लिया 0.5, तो 12 में 0.5 हटाओगे तो रिजल्ट कितना बचेगा आपके पास 11.5, तो ये 11.5 ही टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्या बात समझ में, इंटरनल रेजिस्टेंस ने जो कंज्यूम कर लिया उसके बाद जो बचा है वही आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो आ जाओ, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो एक लाइन में लिखेंगे भाई। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे, नेट EMF और माइनस कर दो I इंटू आर से, यानी इंटरनल वाले का जो रेजिस्टेंस है उससे माइनस कर दें, ठीक है। तो V का टर्म हमें कैलकुलेट करना है, E हमें ऑलरेडी इन्होंने पहले से गिवन किया है 10, माइनस I कितना फ्लो कर रहा था भाई, तो I फ्लो कर रहा था 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना था 3 था। तो अगर मैं 10 माइनस और 1.5 करता तो फाइनल रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा 8.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल वोल्टेज जो हमने बाहर सर्किट को सप्लाई किया है, इंटरनल हमने कितना कंज्यूम कर लिया है, दैट इज द 1.5 वोल्ट। क्लियर होगी बात सबको समझ में, ओके क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ओहो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? बहुत सिंपल सी बात है, सीरीज में कंबाइन किया है। आपको पता है सीरीज की कहानी तो बहुत ही सिंपल होती है, अगर सीरीज में कंबाइन करोगे तो सीरीज का फॉर्मूला हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 1 + 2 + 3, आंसर कितना आ गया 6 ohm आ गया। सिंपल, ओके।
फिर आगे बढ़ते, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो हम निकाल ही दिए। सेकंड पार्ट में आ जाओ जरा, क्या लिखा है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट and the negligible internal resistance, obtain the potential drop across the each resistor, potential drop of the each resistor। समझना मेरी बात को, यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं हमारे पास, ठीक है, और इन तीनों रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज में। इन सब में करंट ड्रॉ करके जा रही है, ठीक है, करंट ड्रॉन हो रहा है। कितने से कनेक्शन है हमारे पास, तो हमारे पास कनेक्शन दिया गया है इनको 12 वोल्ट से। तो आपको पता है सीरीज में सबकी करंट का टर्म तो सेम होगा और सबके जो करेक्शन पॉइंट होते हैं वो डिफर होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मुझे चाहिए कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप सबने किया, तो पहला था 1 का, फिर दूसरा था 2 और तीसरा है 3 का। तो सबके लिए मुझे क्या करना है, अलग से फॉर्मूला लगाना कि भाई इसने कितना पोटेंशियल कंज्यूम किया। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई की वैल्यू मुझे पहले पता चल जाए तब तो हम आर कैलकुलेट करूंगा। तो चलो आई पहले निकाल लेते हैं। कैसे आई निकालोगे, तो I का रिजल्ट मिलेगा मुझे V बाई आर से। V कितना अप्लाई हुआ है 12 का, नेट रेजिस्टेंस आपके पास 6 का है, कैंसिल आउट करोगे रिजल्ट आएगा 2 एम्पियर, यानी सब में करंट 2 एम्पियर की जाएगी। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू वॉट इज द R, दैट इज द 1। आंसर कितना आया भाई 2 वोल्ट, यानी पहले वाले ने कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दिया। आ जाओ अगले वाले में, ये फर्स्ट की कहानी होगी सर। सेकंड की कहानी में फिर से वही फॉर्मूला आप लगाओगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, करंट सेम है, कितनी है करंट भाई आपकी 2 है, रेजिस्टेंस कितना है इस बार 2 है, और फाइनली इसने कितना ड्रॉप दिया 4 वोल्ट का। नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर अगेन, ठीक है, फिर से सेम वही काम करना है। करंट मेरी फिर से वापस कितनी है 2 की, और रेजिस्टेंस कितने का है 3 का है, और रिजल्ट वापस मुझे कितना मिला 6 वोल्ट का। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 4 10 और 10 प्लस 2 12, देखो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कवर हो गया। क्या बात सबको समझ में क्लियर है। सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो डिफर होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाता है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगा, 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम कंबाइन इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो सर बहुत ही सिंपल तरीके से पता है, 1 बार इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, ओके, ये हो गया भाई 10, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 4। रिजल्ट कितना आया 19 बाई 20। ध्यान देना कि ये 1 बाई आर का रिजल्ट है, आपको R चाहिए होता है। तो कभी कभी हम रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और यही बड़ी हमारी गलती होती है, कहते हैं किया तो था आंसर गलत आ गया। तो दैट इज द 20/9, सिंपल। ओके, अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। इन्होंने क्या पूछा, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से वही वाली कहानी की, डिटरमाइन द करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट रन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। अब देखो इस बार क्या होने वाला, रजिस्टर्स आपके कुछ ऐसे लुक लाइक होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इन सब में क्या होगा, पोटेंशियल तुम्हारा सेम होगा। देखो उन्होंने कितना सप्लाई किया, 20 वोल्ट सप्लाई किया, तो 20 इसको भी मिलेगा, ठीक है, 20 इसे भी मिलेगा और 20 इसे भी मिलेगा। बस इस बार जो करंट होगी वो सबके लिए डिफर होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारे पास नेट करंट फ्लो कितनी कर रही है। आप ये चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर दूसरा कंडीशन, देखो बहुत सारे तरीके, उसने टोटल करंट भी मांगा है तो आप टोटल करंट पहले दे सकते हो। एक ही लाइन में क्या लिखोगे भाई, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। कितने की सप्लाई दे रहा भाई तुम्हें 20 की, तुमने रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया 20/19, 20 से 20 कैंसिल कर दिया भाई, ये देखो 19 आ गई, तो ये 19 एम्पियर की नेट करंट फ्लो कर रही है। एक लाइन में कहानी खत्म हुई। ओके, अब सबके लिए पर्सनली निकाल देते हो, तो पर्सनली सबके लिए निकालने में कौन सी बड़ी बात है। देखो कैसे निकलेगा, एक लाइन में करते हैं, तो लिखो भाई I इज इक्वल टू V बाई आर। पहला तुम्हें देखो V सबके लिए सेम है, पहला वाला रेजिस्टेंस कितने का था, तो पहला वाला भाई 2 का था, तो इसने इस यहाँ से कितनी करंट फ्लो करके गई भाई 10 एम्पियर की गई। सेकंड वाले में चलते हैं, 20 बाई व्हाट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द 4, तो आपने यहाँ 4 रख दिया। इसने कितनी करंट कंज्यूम कर ली भाई आपकी, तो इसने कंज्यूम कर ली 5 एम्पियर की। अगले वाले में चलते हैं, तो दैट इज द 20/5, इसने कितनी करंट कंज्यूम की होगी, तो भाई 4 आ गया, 4 एम्पियर। अब आप जरा सारी करंट ऐड करके देखो, 10 + 5 + 4 कितना हो गया 19, देखो नेट 19 रिजल्ट आ रहा है, गेट इट।
तो हम चाहते तो पहले इन्हें कैलकुलेट करके ऐड करके देते या फिर एक लाइन में आप निकाल लो, तो हमारे पास ये आंसर भी आ गया। सिंपल था, अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल है। क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं, देख सिंपल से क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं और आपके सामने अब आ गया है बढ़िया सा क्वेश्चन, जो अभी लोगों ने थोड़ी बात की थी कि जो हमारा रेजिस्टेंस का टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है उसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। ठीक है, एक हमारा हीटिंग एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस इन्होंने गिवन किया है मुझे कितना, 100 ओम गिवन किया। टेम्परेचर अभी मेरा क्या है, तो टेम्परेचर है मेरा रूम टेम्परेचर, दैट इज द 27 डिग्री सेल्सियस। What is the temperature of the element? What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ओम? अगर किसी वजह से रेजिस्टेंस मेरा 117 ओम हो जाए, मतलब मैंने टेम्परेचर रेज किया, आपको पता है टेम्परेचर रेज करने पे रेजिस्टेंस रेज करता है, तो अगर रेजिस्टेंस 117 ओम चला जाए तो मेरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे रिजल्ट होगा, गिवन दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल 1.70 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 अपॉन में आएगा R1, और यहाँ पे लिखा होगा भाई T2 माइनस T1। कितनी बात सबको समझ में आई? सिंपल वैल्यू रखते हैं। R2 की वैल्यू कितनी, 117 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 माइनस T1। ठीक है, मुझे T2 कैलकुलेट करना है और T1 इन्होंने 27 दे के रखा है। अल्फा की वैल्यू पुटअप कर ली जाए तो लिखेंगे 1.70 इंटू 10⁻⁴। ओके, चलो आ जाओ आगे फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट मेरे पास कितना है, 17 का रिजल्ट है, और इसे मैं इधर लेके जाऊंगा और ये वाले पार्ट को इधर लेके आऊंगा। देखो तो 117, तो सर ये बचा 17 आपके पास। ठीक है, और मैंने कहा कि मैं जो T2 वाला टर्म है, रुको मैं कह रहा हूँ कि मैं जो T2 वाला टर्म है वो इधर लेके जा रहा हूँ, तो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से T2 माइनस 27 इज इक्वल टू, फिर मैंने कहा मेरे पास बचेगा 17 वाले टर्म को यहाँ लाइए, तो 1.70 इंटू 10⁻⁴ के साथ हमने लगा लिया 100। सिंपल। ओके, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? अब जरा देखो इन लोगों में सॉल्यूशन करें तो 10⁻⁻² बचेगा, ये -2 ऊपर लेके चले जाओ भाई, तो कितना लिखा होगा 1700 अपॉन नीचे कितना बचेगा 1.70, ये है T2 माइनस 27। इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए भाई 2 जीरो और ऐड करोगे, 170 कटेगा, कितने जीरो यहाँ पे 3 जीरो गए। समझ में कहानी आई सबको? तो ये हो गया भाई मेरे पास 1000 और दिस इज द T2 माइनस 27। हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1027 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा जब मैं हाई टेम्परेचर पाऊंगा, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक पहुँचूंगा, तब जाके कहीं मेरा रेजिस्टेंस 100 से 117 होगा। देखो इंक्रीज तो करता है ना, पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से नहीं। देखो कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हम गया, तब जाके 117, केवल 17 रेज करने के लिए मुझे टेम्परेचर 27 से कितना 1000 डिग्री बढ़ाना पड़ा। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो बहुत जनरली टेम्परेचर रेज करने से रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ले जाओगे तो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। डन? ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और लिखा हुआ है अ नेग्लिजिबल करंट पास थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। ठीक है, करंट पास कर रही है, नेग्लिजिबल है, और एक कंडक्टर से पास कर रही है जिसके लिए उन्होंने लेंथ हमें 15 मीटर दी है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया भी इन्होंने गिवन किया है, कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 का मीटर स्क्वायर। ओके, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, और इन्होंने रेजिस्टेंस गिवन कर दिया कितना भाई हमको, 5 ओम गिवन कर दिया। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमसे क्वेश्चन इन्होंने रेजिस्टिविटी का पूछा। सिंपल है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, तो सर आपने एक रिलेशन पढ़ के रखा होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए का। दिस पार्ट इज द रेजिस्टिविटी, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं रेजिस्टिविटी को रोकूंगा इधर और सारी चीज़ों को उधर भेज दूं, तो मिलेगा मुझे RA अपॉन में L। क्या बात समझ में? R की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, A की वैल्यू इन्होंने मुझे 6 इंटू 10⁻⁻7 दी है, और अपॉन में मेरे पास लेंथ होनी चाहिए, तो कितना गिवन किया इन्होंने 15 गिवन किया। सिंपल। चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6, यानी फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया वो हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7, और हमने क्या निकाली है रेजिस्टिविटी।
क्या सबको बात समझ में आई? सिंपल है, यहाँ तो सबको क्लैरिटी हो गई। रिजल्ट रेजिस्टिविटी का आया, तो ज़रा ध्यान से देखो। दिस पार्ट इज रेजिस्टिविटी, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ये ओम, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा है ओम मीटर। डन, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने आसानी तरीके से सर उड़ा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा? अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री। फिर से सर वही वाला क्वेश्चन है। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस सिल्वर। क्या चाहिए भाई आपको? टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहिए। सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखो। क्या लिखते हैं? R2 माइनस R1 अपॉन में आते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे R1 और यहाँ पे लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको साफ साफ गिवन की गई हैं। देखो 2.1, 2.7, 100 डिग्री सेल्सियस और 27 पॉइंट, सिर्फ आपको वैल्यू सीधे सीधे रख देनी है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं भाई R2 कितना है मेरा? 2.7 माइनस 2.1 अपॉन में चलते हैं, दैट इज द 2.1 और डिफरेंस है 100 और 27 का। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 27.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक किसी कोई परेशानी दिक्कत? यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना बचेगा? 0.6 का रिजल्ट बचेगा। यहाँ पे है 2.1 मल्टीप्लाई और 127.5 माइनस करोगे तो 0.5 इधर कैंसिल आउट होगा, 72। ठीक है, तो रिजल्ट बचेगा 72.5। क्या सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, ये रिजल्ट जब हम आपस में फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए? 0.5। और यहाँ से अगर डेसिमल के पॉइंट आप हटाओ तो ये डेसिमल मैंने यहाँ से हटाया, एक इसके साथ डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, उसके साथ एक डेसिमल कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास बचेगा 60 और 60 के अपॉन में बचेगा भाई मेरे पास 21 इंटू 72.5, जिसे हम फाइनल कैलकुलेट करके ये रिजल्ट हमारे सामने लिखा हुआ है। कितना आएगा? 0.00394 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, या आपको नहीं करना है, आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आपको कॉपी में करना, वीडियो पॉज करके आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना ही पड़ेगा, वो भी हाथों से। ठीक है, गेट इट? ये आ गया आंसर मेरा। बढ़ूँ आगे मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, पहले नाइक्रोम को जब हमने 230 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसने कितनी करंट सप्लाई की है हमको? स्टार्टिंग में 3.2 एम्पियर की, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। और कुछ देर बाद वो वैल्यू 2.8 एम्पियर की हो जाती है। ठीक है, कन्फर्म स्टडी करंट हो जाती है, मतलब अब वेरिएट नहीं करेगी, फिक्स हो गई। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे करंट 3.2 एम्पियर की थी तो क्या टेम्परेचर हमने रेज किया होगा जिसकी वजह से हमारा जो करंट का रिजल्ट है वो 2.8 पहुंच गया है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इन्होंने हमें गिवन कर रखा है। शुरू करते हैं। तो देखो भाई, फॉर्मूले में फिर से आते हैं। तो फॉर्मूला आपको क्लियर है कि तुम्हें क्या यूज करना है भाई? R2 माइनस R1 और अपॉन में क्या लिखना है आपको? R1 और यहाँ पे लिखना है भाई T2 माइनस T1। इतनी बात सबको क्लियर है? डन। ओके, अब देखो तुम्हें गिवन क्या है। तो उन्होंने पोटेंशियल V सप्लाई करके दिया है, करंट दी है पहले I1 और फिर करंट दी उन्होंने I2, लेकिन मुझे R1 R2 के बारे में कोई बात नहीं की। मुझे टेम्परेचर में T2 कैलकुलेट करना और स्टार्टिंग का टेम्परेचर उन्होंने 27 दे रखा है। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले के लिए R1 R2 को ढूंढ के लाओ। जैसे R1 R2 ढूंढ के लाओगे, अल्फा ऑलरेडी गिवन किया गया है, हम T2 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले चाहिए होगा मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए मुझे क्या करना होगा? पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करंट। कौन सी करंट? पहली वाली करंट I1। कितना दिया है भाई? तुम्हें दिया है 230 और डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे तो कितनी करंट है भाई मेरे पास? स्टार्टिंग में 3.2 एम्पियर की, जिसका रिजल्ट 71.875 आएगा। ओके, चलते हैं R2 कैलकुलेट करते हैं। तो R2 कैलकुलेट करने के लिए फिर से चलेंगे I2। पोटेंशियल वापस 230 का है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं किया। करंट हमारी ड्रॉ करके कितनी पहुंच गई थी? 2.8 हो गई, तो 2.8 हमने रख दिया और वापस हमारे पास रिजल्ट आएगा 82.143। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, तभी करंट मेरी क्या कर गई? ड्रॉप कर गई। ओके, चलें आगे की कैलकुलेशन में। तो फॉर्मूले में पहुंचा जाए और कैलकुलेशन किया जाए। आ जाओ, तो क्या लिखोगे भाई? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और अपॉन में लिखोगे R1 और यहाँ पे लिखोगे T2 माइनस T1 का टर्म। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन की गई है? 1.70। तो मैं लिखूंगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट इज द R2? तो R2 हमने कैलकुलेट किया है कितना? 82.143 माइनस, फिर अगली वैल्यू हमने कितनी लिखी? 71.8
71.875 और डिवाइडेड बाई, फिर हमने यहाँ पे लिखा वापस 71.875। T2 माइनस T1 में मुझे T2 कैलकुलेट करना है, दैट इज अ माइनस ऑफ T1 कितना रखोगे 27 रखोगे। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अब इस वैल्यू को इधर लेके आना है और मुझे T2 को कैलकुलेट करना है। क्या बात सबको समझ में आ रही? मुझे इस रिजल्ट को इधर लेके आना और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, T2 का टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ T2 माइनस 27 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 82.143 माइनस 71.875 और डिवाइडेड बाई, ये रिजल्ट लेके आओगे 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 71.875, जिसका फाइनली रिजल्ट मुझे कितना मिल गया, T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 840.35 डिग्री सेल्सियस। मुझे फाइनली कहाँ तक पहुँचना था, मुझे पहुँचना फाइनली T2 तक, तो ये रिजल्ट मैं उधर लेके जाऊँगा 840.35 डिग्री सेल्सियस और प्लस में कितना ऐड होगा 27। ठीक है, तो 27 ऐड करोगे तो मुझे मिलेगा 867.35 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ अवर रिजल्ट। क्या बात सबको समझ में? ये हमने कैलकुलेट करके दिया। आगे बात समझ में सिंपल है। तो देखो कैलकुलेशन हम यहाँ पे पहले से ऑलरेडी करके चल रहे हैं ताकि आपका टाइम किल ना हो। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी ले जाने का क्या मतलब कि मैं बैठ के आपके सामने कैलकुलेशन करूँ, फिर एक पॉइंट आया, पॉइंट डेसिमल। ठीक है, सिंपल होता है, इसमें टाइम टेकन होता है, इसलिए वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं ले जा रहे हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन आपको तो करना है, आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है? ओके, हमारा मेन जो इंपॉर्टेंट है कि वो आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचाया जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे पुटअप करना है। फिर जो कैलकुलेशन का टर्म है वो आपका ही है, वो मेरा नहीं है, वो आपका ही है। ठीक है, मुझे एक्चुअल कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना है, एक्चुअल फॉर्मूले तक पहुंचाना, तरीके तक पहुंचाना है, ना कि आपके सामने कैलकुलेशंस करके देना है। क्लियर होगी बात? तो आपको कैलकुलेशंस करते चलना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा है? तो आगे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। फिगर देख के आपको कहानी तो साफ साफ समझ में आ गई होगी कि सर ये किरचॉफ से ही होने वाला है। किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम इसे कवर करेंगे, जो लूप रूल होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्लोज लूप ढूंढने होते हैं, वहाँ पे हमें बना के देने होते हैं पाथ, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उनसे हम इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को प्लस या फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे ताकि हम कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुँचें। ठीक है, एक एक करके एलिमिनेशन करोगे और एक एक करके रिजल्ट तक आ जाएगा। बस ध्यान ये देना होता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर चलें, साइन कन्वेंशन प्रॉपर चलें। ठीक है, मिस नहीं करना है, आराम से करना, पेशेंस के साथ अपने आप आंसर आएगा। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ में रहिएगा। अगर आपको आता है तो पॉज करके शुरू कर दो, नहीं आता है तो सीखो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ। तो हमारी कहानी में देखो हमें साफ साफ दिया गया है कि हमें हर एक ब्रांच में भाई करंट चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सबसे पहला आपका काम ये है कि जो भी आपको गिवन किया गया है, जो भी आपको गिवन किया, सबसे पहले उनका नामकरण करो। तो मैं कहता हूँ कि मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। भाई ऐसा समझ लो कि मैंने बोला ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, इधर भी नाम रख लेते। क्यों? सबसे पहले नामकरण हो गया। इसके बाद क्या होती है, जो करंट होती, जो करंट फ्लो कर रही होती है, उन करंट को नाम देना, किस ब्रांच में कौन सी करंट जा रही होती है, ये डिटेलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से करंट निकाली है प्लस टर्मिनल से, तो वापस मुझे माइनस में उतनी ही करंट पहुँचानी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ से आई निकाली, ये आई फ्लो करते हुए यहाँ पहुँची। देखो दो रास्ते हो गए, तो पहली करंट को मैं I1 बोल देता हूँ, दूसरी करंट को मैं I2 बोल देता हूँ। क्लियर हो गई? ये फिर से यहाँ से दो रास्ते हुए। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है? तो इस तरफ की करंट का नाम मैं रख रहा हूँ I3। अब जो बची हुई करंट होगी वो कितनी हो गई, I1 माइनस I3। सिंपल, I1 जा रही थी, डिवाइड हो गई। यहाँ ये I3 पहुँचेगी और यहाँ से I2 पहुँचेगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होके मुझे कितना करंट दे देंगे, I2 प्लस I3 दे देंगे। अब यहाँ से I1 माइनस I3 आ रही है, यहाँ से I2 प्लस I3, I3 कैंसिल हुआ, I1 प्लस I2 बचा, जो कि किसके इक्वल है, I के इक्वल है। वापस I करंट हमने अपने सेल में पहुँचा दी। पहला काम हमारा ये, सबको बात समझ में? जितनी करंट सेल से निकालो, घुमा फिरा के उतनी वहाँ पे पहुँचा दो। पहला काम हमने कर लिया, नामकरण कर लिया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, एक एक करके पाथ डिसाइड करो। कोई भी पाथ ले सकते हो, कुछ भी। ये पहला पाथ लिया मैंने, ये दूसरा पाथ लिया, आप अपोजिट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, एक पाथ ये, एक पाथ ये। देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा तो यहाँ पे भी कंजप्शन होगा, तो एक पाथ हम और यहाँ पे लेने वाले हैं ऐसे करके। दिस इज द थर्ड।
ऐसा क्यों कर रहा है सर? देखो ज़रूरत भी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास I1, I2 और I3 आ गया, 3 अननोन क्वांटिटीज़ आ गया, उनको सॉल्व करने के लिए मुझे मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए, तो मुझे एक इक्वेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए बात को? तो हम इस रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए यहाँ तक तो मुझे आना ही पड़ता, तो हमने ये तीसरा पाथ ले लिया। अब एक एक करके हम एक एक पाथ को कवर करेंगे, आप साथ में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा कैसे करते हैं। जैसा मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे सारे टर्म्स होंगे। ये समझ लो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, उससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो अगर इसको कर लिया तो समझो काम हो गया हमारा, किरचॉफ डन हो गया। ओके देखो शुरू करता हूँ मैं। इन लूप, पहला लूप मैं ले रहा हूँ, देखो ए बी क्यू ए, कौन सा भाई? ए बी क्यू ए, ठीक है। इसमें देखो, अब देखो कैसे काम करेगा। अगर लूप और करंट, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट हुई तो I इंटू आर का टर्म कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर सेम हुआ I इंटू आर का टर्म अगर दोनों डायरेक्शन में सेम आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव होगा, और अपोजिट आएगा तो पॉजिटिव। मैं फिर से कहता हूँ, लूप ऊपर जा रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रही है, दोनों अपोजिट है, तो ऐसे कंडीशन में I इंटू आर का टर्म कैसा हो जाएगा मेरे लिए? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में गया तो ऐसी कंडीशन में मेरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समेशन ऑफ पोटेंशियल से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सीधे सीधे ये यूज कर रहे हैं। अगर आप V इक्वल टू I इंटू आर यूज करते हैं तो यही साइन कन्वेंशन अपोजिट हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो पहला मैं लिखता हूँ, देखो I2 इंटू 5। हम बताओ ये I और इंटू आर करते क्यों है? क्योंकि I इंटू आर किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। चलो सब ब्रांच में कितना पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है सब जोड़ के 0 के बराबर रखना है। तो पहला मैं लिख रहा हूं 5 इंटू I2, पॉजिटिव है क्योंकि अपोजिट था। अब देखो सेम डायरेक्शन में मेरा पाथ है, करंट भी, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस 10I1। अब ये लूप देखो नीचे की तरफ आ रहा है, मैं इस रेजिस्टेंस में पहुंचा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 5। I3 इसमें करंट है, सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा माइनस का 5I3। और देखो सब कुछ ऐड करके मैंने किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर कर दिया। ये मेरी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे दूसरे लूप में, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इन लूप, अगला लूप का नाम देखो क्या है? BCQB, ठीक है। अब थोड़ा जगह को संभालने की कोशिश मैं करूंगा, फिर से वही करूंगा, समेशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। आओ देखो, ये पाथ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5I3 को पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा देखो, ये मैं ऐसे घूम के इधर आया तो इस रेजिस्टेंस के सामने मेरा पाथ इधर है और करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो 5 इंटू ये टर्म कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मैंने लिखा 5I1 माइनस I3। यही ध्यान से समझना, और कुछ करना नहीं है सर। अब जरा देखो, अगर मैं घूम के यहाँ आता हूँ तो मेरा पाथ कैसे होगा? इस तरफ होगा, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसा होगा? पॉजिटिव का टर्म आएगा। तो मैंने लिखा पॉजिटिव 10, और कौन सी करंट है भाई? I2 प्लस I3 की है, इज इक्वल टू 0। क्या है? इसको सिंपल कर लिया जाए तो 5I3 माइनस 5I1 प्लस 5I3 प्लस 10I2 प्लस 10I3 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत सारे I3 दिख रहे हैं, 5 5 10 और 10 प्लस 10, ठीक है। कितना हो गया भाई? 20 हो गया। ध्यान से देखो ज़रा, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया 5 5 10 हो गया, और 10 प्लस 2 कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। तो मैं लिख रहा हूँ मेरे पास आ गया 20 का I3 माइनस I1 मेरे पास कितना? 5 का I1 है, और मेरे पास कितना है? प्लस 10 का I2 है, इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 0। यहाँ तक क्या बात सबको समझ में आई? सिंपल, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं? क्लियर है सबको सारी कहानियाँ? ओके चलो ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हल्का सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए होगी? तीसरी इक्वेशन चाहिए होगी। मैंने कहा था कि हमें थर्ड इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आ जाओ यहीं साइड में मैं बनाऊँगा थर्ड इक्वेशन। इन लूप, अब की कौन सा लूप है भाई? बड़ा सा AQC DE, और फिर वापस A पे जाके रुक जाओ। पूरा क्लोज लूप कवर कर दिया, डन। ओके, कौन कौन सा रेजिस्टेंस आएगा? 5 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, और ये पोटेंशियल आएगा। तो 5 में देखो पाथ मेरा इधर जा रहा है, करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा -5, और करंट मेरी कौन सी है? I2। पाथ इधर ही जा रहा है, करंट भी इधर ही जा रही है, तो माइनस का मेरे पास हो गया 10, और यहाँ लिखूंगा मैं I2 प्लस I3।
पाथ मेरा घूम के वापस आया, देखो रास्ते में पहुंचे, पोटेंशियल माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। जब माइनस से प्लस की तरफ आपका पाथ जाता है सेल में, ऐसी कंडीशन में मैं लो से हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो लो से हाई पोटेंशियल में मेरे पास 10 का प्लस हो गया। वापस मेरा पाथ इधर है, रेजिस्टेंस के साथ, डायरेक्शन भी करंट की इधर ही है, तो माइनस का 10i इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 हो गया। इसको सिंपल कर लिया जाए तो सिंपल करते हैं, 5i2 माइनस 10i2 प्लस माइनस का 10i3 और प्लस का 10 लिखा, माइनस, अब देखो i1 प्लस i2, i का जो रिजल्ट है वो किससे बना है, i1 प्लस i2 से बना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ i1 प्लस i2 तो ये और सिंपल फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और ध्यान से देखें, 5i2 माइनस 10i2 माइनस ऑफ 10i3, थोड़ा नज़रें गड़ाए रखें, ठीक है, ओझल ना हो, गड़बड़ ना हो, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। थोड़ा सा लेंदी है बस, और कुछ नहीं। अब सारे i2 ढूंढते हैं, 5, 10, 15 और 10, 25, ठीक है। तो माइनस का 25i2, कोई दिक्कत, कोई समस्या, एक एक स्टेप देखते चलिए। और कोई है तो माइनस का 10i3 है आपके पास, है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 10i1 बचा आपके पास, और कौन है भाई, प्लस का 10 है, उधर भेज दो उसको, तो हो गया माइनस का 10। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी सर? बिल्कुल नहीं, ओके। अगर मैं सबसे माइनस कॉमन कर लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं बोलूँगा इक्वेशन 3। सबको बात समझ में आ गई? तो हम सारी इक्वेशन तक पहुँच चुके हैं। इसे इक्वेशन सेकंड बोला, उसे इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसे इक्वेशन थर्ड बोला। अब मुझे करना क्या है, इन्हीं तीनों इक्वेशन से वैल्यूज़ को लेना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और वहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट करना है। एक एक चीज़ों को एलिमिनेट करो और रिजल्ट अपने आप आना शुरू होगा। चलो देखो कैसे एलिमिनेशन करते हैं, समझिएगा मेरी बात को, बहुत आसान तरीके से आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो 20i3, 5i1, 10i2, 5i2, 10i1, i3। तो देखो अगर मैं ध्यान से, यहाँ पे 10 का i2 है, यहाँ पे 5 का i2, तो क्यों ना से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो जाएगा, और ये भी 10 है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज होकर रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इस वाले रिजल्ट से इसको माइनस कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करूँगा, वो भी उसमें पहले 2 मल्टीप्लाई करके। तो मैं लिख रहा हूँ 20i3 माइनस 5i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 0, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 10 का i2, और 2 इंटू 10 तो कितना हो गया भाई 20, तो मेरे पास आ गया माइनस का 20i1, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का कितना आ गया 10i3। लिख लिया सबने, इज इक्वल टू 0, ओके। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं, तो चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये खत्म हो गया। क्या बचा मेरे पास, यहाँ आया 30i3, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा प्लस का 15i1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो देखो ज़रा, i1 का रिजल्ट अगर मैं पता करने की कोशिश करूँ तो मुझे मिलेगा i1 इज इक्वल टू माइनस का 2 ऑफ i3। दिख रहा सबको साफ साफ, ये रिजल्ट आया मेरे पास, i1 इज इक्वल टू माइनस का 2 ऑफ i3। देखो आ गया, ओके। तो देखो एक रिलेशन मुझे कुछ मिला। अब मैं क्या करूँ, इसी को ले जाके कहीं पुट कर देता हूँ तो मेरी बात बन जाएगी। ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को उठा के हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इस वैल्यू को उठाते हैं और कहाँ पुट करते हैं, अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने पास पास में सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन आप समझिएगा मेरी बात को, ताकि नज़रों से दूर ना जाए और साफ साफ होता रहे। मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 5i2 माइनस 10i1 माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। अब इसी में मैं क्या करूँगा, अपनी वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो i1 और 2i3 है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बचा भाई 5i2 माइनस i1 की जगह 2i3, तो 10 इंटू और 2 टाइम्स ऑफ i3, तो माइनस का है तो 2 ऑफ i3 माइनस का 5i3 इज इक्वल टू 0। तो 5i2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 का i3 बना मेरे पास, और मेरे पास बन गया 5i3 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया भाई 25, ठीक है। सामने से ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास आ गया 5i2, और इससे मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, प्लस का 15i3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं i2 और i3 का रिलेशन यहाँ से पता करूँ तो देखो i2 इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स ऑफ i3 आ गया। तो देखो एक रिलेशन मेरे पास दौड़ के आ गया। क्या कहानी सबको समझ में आई?
सिंपल। आ रहा सबको समझ में? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो 2 रिजल्ट हमारे हाथों में आ चुके हैं और अब इन 2 रिजल्ट को तुम यूज करो और किसी और इक्वेशन में लेके पहुंच जाता हूँ। चलो मैं करने चाह रहा हूँ थर्ड इक्वेशन में, इन दोनों रिजल्ट को मैं पुट करूंगा थर्ड में, ठीक है। किस में रखना जा रहा हूँ मैं भाई? थर्ड इक्वेशन में रखने जा रहा हूँ। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप वो अपनी तरह से कर लीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो 25i2, ठीक है, i2 लिखा हुआ, मैं i3 की वैल्यू पता करूंगा पहले। तो i2 की जगह मैं लिख सकता हूँ -3 टाइम्स ऑफ i3, सिंपल। फिर मैंने लिखा +10 का i3 +10 का i1, ठीक है। i1 इज इक्वल टू कितना था? 2 था, तो 2 ऑफ i3 इज इक्वल टू कितना है भाई? 10 है। ये मेरे पास हो गया 75 माइनस का i3 प्लस 10 का i3 और माइनस का 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 20 ऑफ i3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 20 और 75 और ये 10, इतनी वैल्यू मेरे पास बची हुई है। तो ज़रा इनसे सब्ट्रैक्ट करो, अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास ये रिजल्ट भाई कितना हो गया, यहाँ से ये 10 हटा दोगे तो -10 और यहाँ पे भाई मेरे पास आया 85 i3 इज इक्वल टू 10। तो i3 इज इक्वल टू, यहाँ से रिजल्ट उधर लेके जाइए, तो 10 अपॉन बचेगा भाई मेरे पास माइनस, यहाँ पे बचा 85 और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 17, ठीक है। तो i3 का रिजल्ट आ गया है -2/17 एम्पियर। देखो एक रिजल्ट तक आ गए। अब एक रिजल्ट आ गया तो सिंपल सी बात है सारे रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि सारे रिजल्ट देखो हमने किसके टर्म में निकाल के रखे हुए हैं? आई के टर्म में। ओके 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 ओके, करंट चेंज करो। देखो i1 निकाले तो i1 इज इक्वल टू -2, i3 कितना आया भाई? -2/17, कितना हो गया? 4/17 एम्पियर, सिंपल। i2 पे आ जाओ, i2 कितना है? तो -3 ऑफ i3 है, ठीक है। तो लिखा -3, i3 की वैल्यू लिखो 2/17, सिंपल। वैल्यू रखो ज़रा, तो कितना हो गया? 3 2 6/17 एम्पियर। देखो हर ब्रांच तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। हर ब्रांच की i1 i2 i3 तक तो आ ही गए हैं, हमें क्या क्या बताना वहाँ तक तो हम पहुँच ही गए, -2/17। अब जाके सारी ब्रांच में देखो क्या क्या करंट है, वही करंट हमको सब में प्रोवाइड करा देनी, ठीक है। तीनों रिजल्ट आ गए मेरे पास। अब देखो 4/17, 6/17 और 2/17, ठीक है। तो ए से बी वाले ब्रांच का जो आंसर है वो i1 का है 4/17, i2 का आंसर 6/17 है, i1 माइनस i3 का आंसर पूछ रहे हैं, ठीक है, और i2 प्लस i3 का आंसर पूछ रहे हैं। तो मैं तुमको पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई i1 माइनस i3 कितना होगा? तो i1 की वैल्यू तुम्हारी आई थी 4/17 माइनस, और i3 तुम्हारा कितना आया था? -2/, तो -2 और +2 कितना हो गया? 2/17, ठीक है, प्लस हो गया तो कितना हो गया भाई? 6/17, सिंपल। क्लियर हो गया? ओके। अब अगला क्या पूछा? i2 प्लस i3, तो i2 प्लस i3 जोड़ते हैं। i2 का रिजल्ट तुमने निकाला है 6/17 और प्लस i3 का रिजल्ट निकाला है तुमने माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2/17 यानी कितना आ गया? आ गया भाई 4/17। तो ये इनके आंसर हो गए, समझ में आए? BC ब्रांच का ये आंसर हो गया, CQ ब्रांच का ये आंसर हो गया, AB ब्रांच का आंसर और PQ ब्रांच का आंसर तुमने सीधे सीधे देख लिया यहाँ पे। तो दीज आर द रिजल्ट्स। क्लियर है सबको? आया? समझ गए? तो क्या करना है, बहुत थोड़ा पेशेंस के साथ चलना, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। देखो हमने यहाँ से तुम्हारे सामने इक्वेशंस बनाई एक एक करके, ठीक है। 3 इक्वेशन बेसिक आई, फिर उन्हीं से हमने रिजल्ट निकाले रिजॉल्व करके, और रिजॉल्व करके एक एक वैल्यू रखनी शुरू की, अपने आप आंसर आ गए। सिंपल था। क्या बात समझ गए? गेट इट? ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन अ मीटर ब्रिज। देखो भाई मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आ गया। आपने पढ़ा नहीं है मीटर ब्रिज, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, ठीक है। तो मीटर ब्रिज की कहानी, तो पहले मैं तुमको मीटर ब्रिज दिखा देता हूँ। एक बेसिक सा होता है, ऐसे स्ट्रिप होती है, इससे फिर एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा, कितना? 1 मीटर का होता है। यहाँ तुम्हारा लगा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, और फिर यहाँ से तुम्हारा कनेक्शन होगा गैल्वोमीटर और बाकी चीज़ों का। यहाँ एक अननोन वायर हम लगाते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिप से। ये क्या पे स्केल होती है, फिर नीचे कनेक्शन दिया जाता है, सारी चीज़ होती है। आप ऐसे समझो, देखो ये R होता है भाई, ये S होता है। एक अगर मैं यहाँ पे गैल्वोमीटर लगा दूँ तो गैल्वोमीटर में एक जॉकी होती, तो हम उसे जॉकी को वायर पे आगे पीछे मूव करते हैं। कब तक मूव करते हैं? जब तक कि गैल्वोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं आता है। गैल्वोमीटर डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए, ठीक है, ऐसी कहानी होती है। तो जहाँ पे देता है वो L हो जाता है, बाकी बचा हुआ मेरा क्या हो जाता है? 100 - L हो जाता है,
ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ऐसी कहानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में आओ तो कह रहा बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए। ठीक है, ऐसा समझो, ये इंड ए यहाँ से बैलेंस पॉइंट मिला, तो ये वैल्यू कितनी है 39.5, तो बेटा ये कितनी होगी 100 माइनस एल करो तो आएगा 60.5। सिंपल, ओके, बहुत सिंपल। अब कह रहे हैं व्हेन द रेजिस्टेंस y इज 12.5 ओम डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ x y आर द कनेक्शन। ओके, ठीक है, ऐसा समझो, इन्होंने यहाँ पे s को बताया है कि ये y है और y की वैल्यू दी है 12.5 ओम। ठीक है, और r को इन्होंने बोला है x। सर कैसे पता चला s ही y है? भाई x फिर y आएगा ना, तो r के बाद s है। ठीक है, ये मुझे पता करना है। आओ फॉर्मूला, एक लाइन का फॉर्मूला है, देखो क्या होता है। यह नोन है, फॉर्मूला लिखते हैं s इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पे 100 माइनस एल अपॉन एल, मैंने आपको फॉर्मूले में दिया हुआ है लिख के। ठीक है, s की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, तो 12.4, 60.5 और ये वैल्यू बेटा कितनी होगी भाई 39.5 और मुझे r पता करना। ओके, तो r पता करना है, तो ऐसा हो गया 39.5 मल्टीप्लाई 12.5 अपॉन में कितना आ गया भाई 60.5, ये आ गया। तो चलो अब तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 1.6 ओम का। ठीक है, ये रिजल्ट आप सबका आना चाहिए, सब लोग कैलकुलेट करके ही मैच करेंगे। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आ गया मेरा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस तक हम पहुंच गए। ओके, यही पूछा था पहले में। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड इन अ वेट स्टोन और मीटर विच मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करते हो, जरा समझो। एक लाइन में इसका आंसर देना चाहूंगा, थिक कॉपर स्ट्रिप, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए। पहली बात समझो, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर रेज ज़्यादा नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर रेज ज़्यादा नहीं करेगा मतलब वायर जल्दी गर्म नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट हमारे गलत नहीं होंगे। जब कंटिन्यूस आप कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हो और वायर ऐसे हीट हो जाता है, तो आपको बोला जाता है कि भाई जैसे ही एक रीडिंग लो तुरंत ऑफ कर दो, फिर अगली रीडिंग लो फिर ऑफ कर दो। ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीट आती है और हीट आने की वजह से रिजल्ट गलत आने लगते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो उस हीट को कम करने का तरीका क्या है कि आप विथ बढ़ा दो, विथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, रेजिस्टेंस घटेगा तो टेम्परेचर भी जल्दी रेज नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर है? तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओके, अगले आते हैं सेकंड पॉइंट में। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। अगर मैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर दूं, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भैया कि इसको बना दो y और इसको बना दो x। ऐसी कंडीशन में बैलेंस पॉइंट तुमको कहाँ पे मिलेगा? ये जो बैलेंस पॉइंट अभी 39.5 पे मिल रहा था वो अब कहाँ मिलना शुरू हो जाएगा? ऐसी कहानी। तो देखो, इसका मैं सिंबल तुमको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जब तुम ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसी रेशियोज में ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब जो वैल्यू अगर यहाँ 39.5 पे बैलेंस हो रहा है, यहाँ 60.5 पे बैलेंस हो रहा है इधर से, तो ये जो होगा इधर 60.5 पे आ जाएगा और ये 39.5 पे आ जाएगा। क्या बात समझे? सेम वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो रही है तो नीचे के रेशियोज क्योंकि बैलेंस करते हैं इस चीज़ को, तो वो भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स वाई आपस में इंटरचेंज करो, तो मैंने लिखा एस इज इक्वल टू, कहानी तो वही होगी है ना, 100 माइनस एल अपॉन एल और मल्टीप्लाई में मैंने कहा आर। मैंने कहा एस की वैल्यू बदल के मैं आर के रख दूंगा, आर की वैल्यू बदल के एस में कर दूंगा। तो देखो एस की जगह क्या लिखोगे? ठीक है, क्लियर हो गई? 100 माइनस एल, अब ये सब बदल गया तो ये तो मुझे पता करना है। आर की जगह आप क्या लिखोगे? तो आर जो पहले इन्होंने दिया था कितना, 12.5 दिया था। क्या बात हमको समझ में? ओके, आ जाओ ज़रा। तो लिखा है 8.16 एल इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो भाई इसको, तो 1250। ठीक है, तो ये हो गया एल, सॉरी एल बोल रहा हूँ, माइनस 12.5 एल। इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, अगर मैं देखूंगा तो 566 हो जाएगा और 8 to 20। ठीक है, 8 और ये 12 कितना हो गया, 20.66 L इज इक्वल टू हो गया 12500। ठीक है, तो यहाँ से मैं L की वैल्यू निकालूंगा तो 1250 और डिवाइडेड बाई 20.6। ठीक है, 66 ले लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट देखो, मैं साफ साफ दिखाता हूँ। ये 2 है और ये है 12, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तुरंत 12 तक पहुँच जाओगे।
तुरंत 12 तक पहुंचोगे। मैं आंसर भी कह रहा था कि जो इंटरचेंज है वो यही वाला मिलेगा 60.5 फ्रॉम द एंड ऑफ ए, आपस में इंटरचेंज हो गए। क्या बात सबको समझ में? तो यही पॉइंट होगा, यही सेंटीमीटर है टर्म जहां पे आपको आंसर मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके, आते हैं अगले पे। क्या लिखा? व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी डिफ्लेक्शन? फिर से ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसकी बात समझ। ये कह रहा है जहां गैल्वेनोमीटर लगा है, ये लगाया हमने भाई सेल प्लस माइनस का। इन्होंने कहा ये वाली जगह यहाँ ले जाओ और ये वाली जगह यहाँ ले आओ, ऐसा कर दो। तो अब भी क्या होगा? ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर और सेल या बैटरी को आपस में इंटरचेंज करने से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को नोट कर लो। जब भी गैल्वेनोमीटर और सेल आपस में इंटरचेंज होंगे तो किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। और साथ में गैल्वेनोमीटर पहले भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था और अब भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ना किसी तरह के डिस्टेंस पे कोई चेंज आने वाला है। समझ गया? 39.5 है तो 39.4 होगा, 60.5 है तो 60.5 होगा, और गैल्वेनोमीटर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। पूछा है ना इसने कि वुड द गैल्वेनोमीटर शोज एनी डिफ्लेक्शन? तो आंसर होगा नो भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात समझ गए? नोट डाउन कर लो इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा? स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट। ठीक है, ओके, एक स्टोरेज बैटरी है जिसका EMF 8 वोल्ट है, उसे हम चार्ज कर रहे हैं 120 से। ठीक है, वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम। ये तुम्हारे लिए कैपिटल आर का बिहेव करेगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग? ठीक है, समझो पहले बात को। जब तुम 8 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हो 120 से, ऐसी कंडीशन में जो पूरे सर्किट का EMF होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो अगर मैं EMF लिखूं जो इस समय तुम सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो पता है कितना होगा? 120 माइनस 8 कितना? 112 वोल्ट का। चार्जिंग 8 वोल्ट के बाद जो पूरा रिजल्ट कितना तुम्हारे लिए आ गया? 112 वोल्ट आया। ओके, अब इसी अकॉर्डिंग क्या होगा? करंट भी फ्लो कर जाएगी। तुमने चार्जिंग ही 120 से की है, ये चार्जिंग किससे की? 120 से की। 8 वोल्ट वो चार्ज लेगा, पूरा कितना बचा? 112। अब वो 112 के अकॉर्डिंग क्या करेगा? करंट फ्लो करा के देगा। तो अगर मैं यहाँ से I निकालूं तो मेरे पास I होना चाहिए EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया भाई 112, और R तुमने कितना दिया? 15.5, और स्मॉल r कितना? 0.5। कितना हो गया भाई? तो 15.5 और ये हो गया 16, 112, 112, और ये आ गया भाई 16। ठीक है, तो 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाए? 112 आ जाए। ठीक है, तो 16, 6 7 जा 10, 10 हो गया कितना? 50 और 6, या तो ये 7 एम्पियर आ गया। सिंपल, 7 एम्पियर तक पहुंच गए। ओके, अब तुमसे क्या पूछा गया कि जब चार्जिंग हो रही, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने हमसे क्या बोला कि भाई हमें ड्यूरिंग द चार्जिंग, देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, कह रहा है कि हमें ड्यूरिंग चार्ज टर्मिनल वोल्टेज बताओ। तो देखो समझना इस कहानी में, इसमें थोड़ी सी कहानी उल्टी होती है। क्या हो रहा है? ऐसे आप लिखते हो EMF माइनस I इंटू आर, EMF से माइनस करके। इस बार देखो चार्जिंग हो रही है, बाहर से सप्लाई हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑफ पोटेंशियल बाहर दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में रिजल्ट प्लस के साथ आएगा। V इज इक्वल टू EMF प्लस I इंटू आर। EMF कितना है? 8 वोल्ट का था, करंट तुमने प्रोवाइड की 7 की, R कितना आपका 0.5, तो 8 प्लस 3.5 और कितना हो गया? 8 3 11.5। इस बार जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो हमारे EMF से ज़्यादा रिजल्ट देगा, क्योंकि आउटसाइड से चार्जिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती है जो हमें पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या लिखा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेकन है, यहाँ पे होना चाहिए इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में जो हमें आउटर रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन तो पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर? ऐसा क्यों करते हो भाई? सीरीज रजिस्टर क्यों लगाते हो? तो आप ऐसे समझो, ये जो R होता है ना, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? करंट को, कि करंट बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। बाहर रेजिस्टेंस लगाने से, R को सीरीज में ऐड करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस
का जो टर्म होता है वो इंक्रीज कर जाता है। सीरीज में ऐड कर रहे हो, आर इंक्रीज कर रहा है सीधे सीधे। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि जब आपने ईएमएफ लगाया यानी बैटरी लगाई, बैटरी से लगाते क्या होता है, करंट एकदम से फ्लो करेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, तो करंट आती है बहुत सारी, तो हाई अमाउंट आने की वजह से क्या होता है, फ्यूज होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए तो घर में फ्यूज वायर उड़ जाते हैं फ्यूज लगने के, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर को यूज करते हैं। इतनी सी बात है। आगे बात सबको समझ में क्लियर है? चलें अगले पार्ट पे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर is 8.5 into 10 to the power minus 28 meter cube. How long does an electron takes to drift from one end to the wire of 3 meter long to its other end? The area of a cross section of the wire is 2 into 10 to the power minus 6 meter square and it is carrying a current of 3 ampere. Okay, आराम से बात को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, तो बनाओ भाई कंडक्टर बनाओ, बना लिए, ओके। द नंबर डेंसिटी दिया n दिया है, ठीक है, कितना दिया है 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 पर मीटर क्यूब दिया इन्होंने, ठीक है, ओके। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टू टेक ड्रिफ्ट फ्रॉम वन इंटू अनदर एंड? तो भाई तुम एक एंड ये ले लो, एक एंड ये ले लो, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम मतलब कितने डिस्टेंस कवर करना है, कंडक्टर की लेंथ कवर कर लो, और क्या। कितना वायर देखो 3 मीटर लॉन्ग दिया, 3 मीटर के डिस्टेंस कवर करने में क्वेश्चन पूछा कितना समय लगेगा। टू इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और करंट वरेंट सब दे रखा है। अब समझने में बात है, बहुत साधारण सी बात है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं पूछा, बहुत आसान सी बात पूछी। क्या पूछा, कह रहा है टाइम बताओ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है भाई? ड्रिफ्ट से ट्रैवल करता है। यानी तुम ड्रिफ्ट लेके चले आओ, बात बन जाए। लेंथ डिस्टेंस गिवन है, ड्रिफ्ट पता कर लो। अब जरा देखो इन्होंने तुमको क्या क्या गिवन कर रखा है, तो तुम्हारा दिमाग कैसे खुलेगा। तो इन्होंने कहा है कि आई हम आपको दे रहे हैं 3 एम्पियर की, हम आपको एरिया दे रहे हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर का। तो देखो भैया इन्होंने तुम्हें आई दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना ओपन करके ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वी डी एन ई ये सब आता हो। जी सर, फॉर्मूला एन ई ए वी डी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट एंड करंट। आ गया, बस यही सब काम होगा। तो हमें वी डी चाहिए भाई, तो वी डी इज इक्वल टू आई के अपॉन में सब लाके पटको, तो 3 अपॉन नंबर कितने इन्होंने गिवन किए, तो इन्होंने गिवन किए हैं भाई 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28, बहुत बढ़िया। इसके बाद ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, माइनस 19 मल्टीप्लाई एरिया कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 गिवन है, और बस सर और हो गया, वी डी तक चाहिए। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो जल्दी से वीडियो को भैया करो पॉज और सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। क्या समझा, सॉल्व कर लिया? तो आंसर आया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबका यही आंसर आना चाहिए, सबका यही इसी के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर हो गया? वीडी हम तक पहुंच गए सर, हम वीडी तक पहुंच गए, अब क्या करना है? तो मैंने कहा तो सर अब तो कुछ करना ही नहीं, सारी कहानी खत्म होगी। टी लगा दो भाई, है ना, टी लगा दो एक लाइन में। तो क्या करो, देखो टी इज इक्वल टू डिस्टेंस लिखो 3 मीटर का, और 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इसको सॉल्व कर लो। तो ये -4 की कहानी सर ऊपर लेके पहुंच जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये हटाओ और इसको लिखो तुम 30, इसको लिखो अपॉन में 11 और ये लिखो 10 की पावर 4, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, आज वो डिवाइड कर देते। तो 11 से मुझे 30 लेके जाना है, तो कितनी बार जाओगे भाई, 2 जाओगे, 2 टाइम्स, ठीक है। 2.2 ऐसा, सॉरी 2.2 मैं बोल रहा हूँ, 2 आया, 30 कितना बचेगा 8, तो अगली बार आएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। दिस इज द टाइम टेकन बाय, एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इतना समय लगेगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। सिंपल, क्लियर है सबको? बढ़े आगे।